हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू रचना। पहली व्यू रचना मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में 10 व्यू रचनाओं के नाम गिनाए थे और ये बोला था कि एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही फर्स्ट व्यू रचना वहाँ पे क्या थी, लेक्चर स्ट्रेटजी, है ना। इसको भाषण व्यू रचना भी बोलते हैं और व्याख्यान विधि भी बोल देते हैं या व्याख्यान व्यू रचना भी बोल देते हैं। क्लियर गाइज। सो इसमें व्याख्यान है, भाषणबाजी होती है, टीचर सामने खड़ा होके एक्सप्लेनेशन देता है और बच्चे उसको सुनते हैं। सिंपल सा है, एक लाइन में आपको क्लियर हो गया कि क्या इसमें होने वाला है। लेकिन लिखना कैसे है वो यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लिखना है वो आपको आ जाएगा। क्लियर गाइज। प्रश्न कैसे पूछा जाता है जो आपको दिख ही रहा है। भाषण व्यू रचना अथवा व्याख्यान व्यू रचना को संक्षेप में समझाइए। भाषण व्यू रचना के गुण दोष बताइए तथा प्रयोग करते समय सावधानियों का वर्णन कीजिए। तो इसके गुण बताने हैं, दोष बताने हैं और सावधानियां बतानी है जब ये प्रयोग की जाए, और ये है क्या उसको समझाना है। क्लियर गाइस। तो एक लाइन में मैंने आपको बता ही दिया कि विषय से संबंधित विचारों को प्रकट करने की एक विधि है टीचर के द्वारा, और छात्र वहाँ पे श्रोताओं की तरह बस सुनते रहते हैं, बैठ के सुनना होता है उनको। इसी को कहते हैं व्याख्यान विधि, जो कि होती आ रही है और जैसे आप पढ़ते भी आ रहे होंगे। ठीक है, जब से आप पढ़ रहे हैं तो व्याख्यान विधि बहुत बार आपने पढ़ी होगी। एक्चुअली आई थिंक कि मैक्सिमम टाइम यही चलता है व्याख्यान विधि। ठीक है ना, जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनमें। भाषण विधि एक मार्गी विधि है। ठीक है, वन चैनल, वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे रहता है। कैसे कि बच्चे तो शांत बैठे रहेंगे, सिर्फ कौन बोलेगा, अध्यापक बोलेगा, टीचर बोलेगा। ठीक है, तो केवल प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ टीचर देगा और बच्चे सिर्फ सुनेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, वो बस एक दर्शक की भांति देखते रहते हैं। क्लियर गाइस। सो ज़्यादा अच्छे से ये आपको क्लियर होगा, इसके जब मैं गुण और दोष बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। सो आगे चलते हैं। सो गाइज, सबसे पहले देखते हैं इस विधि के गुण क्या है, मेरिट्स ऑफ लेक्चर स्ट्रेटजीज। सो इसमें पहला है, बालक को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है, क्योंकि उसको ध्यान से सुनना रहेगा। अगर वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो व्याख्यान विधि में जो टीचर बता रहा है वो स्किप हो जाएगा, है ना। तो उसको ध्यान केंद्रित करना है टीचर पर, जिसकी उसको आदत पड़ जाती है तो एक अच्छा बात है, अच्छी बात है ना। सेकंड पॉइंट है, इसमें पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन ही मेन है, प्रस्तुतिकरण जिसको बोलते हैं। तो व्याख्यान विधि में केवल प्रस्तुतिकरण होता है, टीचर सामने रहता है और वो व्याख्या करता रहता है जो भी टॉपिक उसको पढ़ाने हैं। क्लियर गाइज। नेक्स्ट है पॉइंट थर्ड, इसमें समय की बचत होती है। थोड़े समय में अधिक विषय वस्तु का बोध सुगमता से कराया जा सकता है, क्योंकि टॉपिक का नाम लिया और उस पर व्याख्या कर दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिया और उसकी व्याख्या कर दी, और फटाफट से यूनिट ख़त्म और बच्चों तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हुआ, घर जाओ मज़े करो, है ना। फिर पेपर में कुछ लिखा जाता नहीं। नेक्स्ट है, स्पष्टीकरण की सजीवता से बालकों को अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलती है ना। स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से हो जाता है, ये मैं मानता हूँ, है ना। अदरवाइज़ तो बुक्स हैं हमारे पास, सभी सब्जेक्ट्स की बुक हैं, फिर टीचर की क्या आवश्यकता। तो टीचर की आवश्यकता यहीं पे पड़ती है कि वो एक सजीवता से जो स्पष्टीकरण है वो बहुत अच्छे से उसको स्पष्ट करता है चीज़ों को, जो भी टॉपिक्स रहते हैं। सो ईज़िली जो है वहाँ पे बच्चे उसको सीख पाते हैं सुगमता से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, बालकों में मौलिक चिंतन की क्षमताओं का विकास होता है ना। जब टीचर बता रहा होता है तो एक चिंतन भी आपके माइंड में, एक सोच विचार चलता रहता है। जब भी आप कोई कहानी सुनते हैं या कुछ भी, कोई सामने वाला जब बात बता रहा होता है तो एक वीडियो आपके माइंड में चलती रहती है। क्लियर गाइस। और जिसका चिंतन लेवल, माइंड का जो लेवल है, स्तर है, वो जितना अच्छा होगा, वीडियो उतनी ही क्लियर और अच्छी चलेगी। उस वीडियो के चलने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से समझ में वो चीज़ आ जाएगी।
ठीक है ना दोस्तों। कभी देखना आप ध्यान से कि अगर कोई कहानी बता रहा है कि हाँ एक घर था, वो घर में इस टाइप से 4 कमरे थे, ठीक है, सो आपके माइंड में कोई एक घर एकदम से आ जाएगा, फिर उसमें 4 कमरे भी आ जाएंगे, है ना। जो भी वो बताएगा कि हाँ इतने आदमी थे, रहते थे, ऐसे करते थे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में उससे रिलेटेड वीडियो वो रनिंग में रहेगी। क्लियर गाइस। सो ये क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है इसके दोष क्या क्या हैं, उस दोष पे देखते हैं कि इसका जो व्याख्यान विधि का प्रयोग है अब छोटे बच्चों को नहीं आप ऐसे सिखा पाएंगे, ठीक है ना। सो उच्च कक्षाओं के लिए ही इसका महत्व है। जो प्राथमिक कक्षा है वहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं है, कोई अच्छे रिजल्ट इसके नहीं आएंगे क्योंकि बच्चे नहीं सीखेंगे। इस सेकंड पॉइंट है, इस व्यू रचना में बालक की अपेक्षा अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि अध्यापक ही यहाँ पे मेन लीड रोल में जिसको कहें कि होता है, और बाकी जो बच्चे हैं वो तो बैठे रहते हैं, बस मूक दर्शक बने। थर्ड पॉइंट, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। व्याख्यान विधि पे हम भरोसा नहीं कर सकते 100%। क्लियर गाइज। सो हर एक जो टॉपिक है वो व्याख्यान विधि से नहीं बतलाया जा सकता। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है, अब व्याख्यान विधि है, सपोज करो आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स कैसे आप पढ़ोगे व्याख्यान विधि से कि हाँ ये है, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना, ये इससे इधर ले गए, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे जरूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यू रचना अमनोवैज्ञानिक है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा बालकों की अभिरुचियों तथा अभिवृत्तियों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है ना। कोई बालक तेज़ी से सीख रहा है, कोई बालक थोड़ा धीमे सीखता है, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है और एक समान सबको शिक्षा मिलती है, तो कोई बच्चा तो उसको कैच कर पाता है और कोई बच्चे नहीं कर पाते, तो जो नहीं कर पाएंगे उनका वो टॉपिक छूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यू रचना में शिक्षण बिंदुओं पर संतुलित बल नहीं दिया जाता, इसलिए बालक का परीक्षा के समय निर्णय भी न्यायोचित नहीं हो पाता, है ना। जब हमें टॉपिक क्लियर ही नहीं हो पाया तो परीक्षा के समय में हम कैसे लिखेंगे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है, भाषण विधि का प्रयोग निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में करना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषण विधि में शिक्षण विधि के मुख्य पक्षों को ध्यान में नहीं रखा जाता, ठीक है ना। इसलिए अध्यापक ऊपर लिखे उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। यही कारण है कि भाषण विधि को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। सो क्या करना चाहिए, ज्ञानात्मक और भावात्मक, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तर निम्न स्तर की प्राप्ति में और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। और दोष क्या क्या हैं कि उच्च कक्षाओं में प्रयोग किया जा सकता है, प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसमें सिर्फ अध्यापक को महत्व दिया जाता है, बच्चों को महत्व नहीं दिया जाता। ये अमनोवैज्ञानिक है, इसमें बालकों की जो अभिरुचियां हैं, जो अभिवृत्तियां हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं बालकों में, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सबको एक जैसा व्याख्या कर दी जाती है, किसी को समझ में आए चाहे ना आए। अच्छी बात क्या है कि इसमें ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है, प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, समय की बचत होती है और स्पष्टीकरण बहुत अच्छा होता है और बालकों के मौलिक चिंतन की क्षमताओं का विकास भी इससे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी लेक्चर स्ट्रेटजीज़ और व्याख्यान विधि या फिर भाषण विधि। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स है सो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूँगा। क्लियर गाइस, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मज़े करते रहें।